आउज़ुबिल्लाह में शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कल एक निजी यूनिवर्सिटी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें यूनिवर्सिटी की तलबा जो है अपने ही बस पॉइंट से गिर के जो है वो जहाँ बहाक हो गई। जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने जो सारा वक़्वा देखा, उन्होंने बताया कि जिस तरह से स्पीड में रिवर्स किया गया। मैं बात कर रही हूँ जामिया कराची की। वहाँ पर जो है एक तलबा थी जो कि अपने डिपार्टमेंट के बाहर जो उतरती थी। आपको पता है आजकल जो हमारे पॉइंट्स का निज़ाम है, स्पेशली मैं बात करूँ जो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे जामिया कराची है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है इंतज़ामिया का। कई मरतबा जो हमारे रिपोर्टर्स ने वहाँ पे जाके जो इसका पैकेज बनाया बाकायदा, जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन था उनसे बात की गई कि आप लोगों ने क्या इससे पहले कई मरतबा इस तरह के इंसिडेंट्स देखे। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि लोग बस से गिर के जो है वो ज़ख्मी हो जाया करते थे। हमने मुतादिद मरतबा जो है वो इंतज़ामिया को एप्लीकेशंस दी, लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं की गई। जब तक जो है किसी की इस तरह का वाक़यात नहीं आता, किसी की अमवात नहीं होती, तब तक जो है इंतज़ामिया हरकत में नहीं होती। लेकिन बिलाखिर अभी जो हमें हमें हमारे ज़राए से पता चला है कि वल्लाह आलम क्या इसके पीछे क्या स्टोरी है कि उसके अहल खाना, जो बच्ची का अहल खाना है, कल उसकी तदफीन हो गई थी। अहल खाना जो है उन्होंने जो ड्राइवर था उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। अब या कोई अंडर प्रेशर था या क्या मामला था इसके पीछे, इस वाले से जो है वो हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे आपको बताया कि कराची में जो सूरत हाल है, बढ़ती हुई महंगाई, और मैं बात करूँ हमारी टूटी फूटी सड़कें, पानी ना होने की जो है एक बड़ी वजह है कि आवाम जो है वो सड़कों पर आके एहतजाज भी करती है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। सारे मौजूद में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची से सैयद वजी हसन साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक है वजी साहब, अभी मैंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि जो जामा कराची की जो तलबा थी वो अपनी ही पॉइंट की तहज़त में आके जो जावा हक हो गई। इंतहा अफसोसनाक वाक़या। इससे पहले हमने देखा कई इस तरह के डंपर के वाक़या जो है वो रोनुमा हुए, लेकिन हमारे इंतज़ाम में थोड़ी सी टेम्प्रेरी वो हरकत में आती है, फिर उसके बाद इस तरह के पैर दर पे वाक़यात हमें सुनने को मिले होते। दिन में अगर मैं बात करूँ 8-9 वाक़या जो है जहाँ बहाक होने की तो हम भी सुन ही रहे होते। कोई ऐसा दिन मैंने नहीं देखा जिसमें जो है हम ये बोलेंगे कोई भी आज शहर में जो है कोई अगर डकैती की मजम्मत के हवाले से अगर मैं बात करूँ या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मतलब सारे ही जो है ना इस तरह के वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं। आप क्या कहेंगे सूरत हाल के हवाले से? बस ये देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जो वहाँ हादसा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और सपोजिटली इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को उनके लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना होता है जी। और उसमें उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो। और हमें याद है कि जब आज से कोई 15-20 साल पहले, 25 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी का पूरा बसों का एक फ़्लीट हुआ करता था। जी। तकरीबन 100 के करीब पॉइंट्स हैं जो पूरे शहर में जाते थे और हज़ारों तलबा को लेकर आते थे और वापस ड्रॉप करते थे। एग्जैक्टली। और इस तरह के कोई वाक़यात नहीं होते। उनके वो बहुत स्ट्रांगली बिल्कुल समझे कम्युनिकेट करते थे जो बल्दिया उज़्मा कराची है उसके साथ, और बल्दिया उज़्मा कराची उनके लिए पॉइंट्स को अरेंज करती थी, उनको तोहफे में दिया करती थी। ओवर द पीरियड बल्दिया उज़्मा कराची ने तो अपना ये काम करना बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है उनके पास ज़ाहिर वसाइल कम से कम होते चले जा रहे हैं, वो फ़ीसें बढ़ाते चले जाते हैं। इसके नतीजे में इसके ज़रिए वो अपने वसाइल को बढ़ा के और लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है ज़ाहिर उसमें जिस तरह की सूरत हाल में मौजूद है। इसके नतीजे में हुआ ये है कि कम पॉइंट्स रह गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बच्चियाँ उसमें सफ़र करने के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो एक डिस्काउंटेड एक वो है उनके लिए ऑप्शन। अदरवाइज वो क्या करें? जी हाँ, उनके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर जाएं, वहाँ से कोई पॉइंट पकड़ें, ट्रांसपोर्ट लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें और 2-2, 3-3 बसें बदल के जाएं। ज़ाहिर ये बहुत मुश्किल है। दुनिया भर में लोग अपने और फिर उसके अलावा जब आपने सड़क पे उतरते हैं फिर अंदर चलना, अपने बहुत लंबा डिपार्टमेंट चलना पड़ता है। पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल एक तो मरहला इस होता है। सूरत हाल में ये पॉइंट जो है वो एक नेमत है बच्चों के लिए, हमारे तलबात के लिए। अब मुश्किल ये हो गई है कि वो पॉइंट्स कम होते होते इतनी कम तादाद में रह गए हैं और बच्चों की तादाद, बच्चियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो उनको केटर कर ही नहीं पाते हैं। तो नतीजतन ये होता है कि वो बच्चे जल्दी चढ़ने के चक्कर में उसमें चलते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर इसके नतीजे में कोई हादसा होते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ज़ाहिर बेचारे परेशान होकर दूसरे ज़रा इख्तियार करते हैं। बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जो इन बच्चों को सहूलत फराहम करती है पैसे लेकर। तो ये आप अनफॉर्चुनेटली आप जिस दायरे में भी जाते चले जाएं, एक मिस मैनेजमेंट, एक केओस और मिस गवर्नेंस जो है वो आपको हर शोबे में नज़र आएगी। और यही बिल्कुल हमें नज़र आता है इस पूरे वाक़े के पीछे कि एक इतनी बड़ी सीरियस मिस मैनेजमेंट है, सीरियस जिसे कहते हैं मिस गवर्नेंस है। और हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बल्दिया है और जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है
जो इसके चांसलर्स भी कराची यूनिवर्सिटी के ज़ाहिर गवर्नर साहब ही होते हैं और वज़ीर आला साहब उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, तो इन सारे लोगों की मौजूदगी में हमारे बच्चे जो है ना इस तरह ख्वार होते हैं, इस तरह उनको मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है बहुत, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन वाक़ियों के ये वाक़यात तो हम हर रोज़ सुनते हैं, इसके नतीजे में कोई तब्दीली आएगी ये हमें नज़र नहीं आता है। अच्छा, अफसोस की बात ये ना कि यहाँ पे आपने देखा माजी में एक वाक़या इस तरह का भी पेश आया था, एक निजी कंपनी की जो है वो चेयरपर्सन जो है उन्होंने भी नशे के उसमें इस्तेमाल के बाद जो है वो ड्राइव करी थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक तलबा को जो है वो अपने उनके वालिद के साथ ही वो जा रही थी, तो उन्होंने उनको भी उड़ा दिया था, वो बेचारी उसमें शहीद हो गई। फिर ये वाक़या आया, आज वैसे भी ख़वातीन का आलमी दिन है, तो इस वाले से हम सरसरी तौर पर ख़वातीन को भी कोशिश करेंगे, उनकी जो अच्छाइयाँ, उनके जो आपको पता है जो वर्किंग ख़वातीन हैं उनको जिन जिन चीज़ों का मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, तो उस पर भी हम सर से जिक्र करेंगे। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिलता। जैसे हमने कल देखा कि उनको माफ़ कर दिया गया, अच्छा वो तो FIR भी नहीं हुई है, अफसोस की बात है। जबकि मैं समझती हूँ कि अगर अहले खाना जो FIR नहीं करवाना चाह रही किसी भी प्रेशर में, तो सरकार अपनी मदद में FIR लाजमी इसमें काटे। देखिए, आपने जो बात की ख़वातीन वाली, ख़वातीन जितनी ख़वातीन हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन है मज़लूम है, यानी जो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, जो स्कूल्स में काम करती हैं, बड़े पैमाने पर फार्मा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्कूल्स में बड़े पैमाने पर एक चीप लेबर के तौर पे उनको हायर किया जाता है और उनके साथ इसके ऊपर आपको पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, मैं तो कहूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बात नहीं है कि हम उस पर सरसरी तौर पे करके उतर जाएँ। हमारी आबादी का 50% है और वो अगर बाहर निकलती हैं तो वो इस वजह से नहीं निकलती कि वो खुदा न खास्ता उनको शौक़ है बाहर निकलने का, बल्कि जो फाइनेंशियल मसाइल हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, उसमें एक आदमी के तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो सकता है, तो वो बेचारी इस अपने घर के काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो बाहर निकल के इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में मददगार साबित होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको प्रॉपर कंडीशंस भी नहीं मिलती, वर्किंग कंडीशंस भी उनकी अच्छी नहीं है, थर्ड क्लास है, पुअर है। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जहाँ उन्होंने उनके लिए वॉशरूम तक अलग बनाने की जहमत नहीं की है। तो वो तो ये पूरा एक मौजू है जिस पे मेरा ख्याल है आपको बात करनी चाहिए हमारे मीडिया को, और आपने बात की है, बहुत अच्छा किया है, इस पर बिल्कुल करना चाहिए। जो बात आपने ये कही है कि ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, देखिए आप बिल्कुल नेचुरल लेवल से शुरू हो जाएगी। जो जितना ताकतवर तबका है वो पूरे लॉ को, कानून को अपने हाथ से पामाल करता है, उसके हाथ में खिलौना है ये पूरा जो हमारा लीगल सिस्टम है, और इसको हम हर रोज़ इसका मुशाहिदा करते हैं। जैसी मिसाल आपने दी, कोई बड़ा आदमी किसी के साथ कोई क्राइम कर ले, उसके लिए जो है बहुत छूट है, उसके लिए जो है ना सारे कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, वो खून बहा भी हो जाता है, सब उसको फैसिलिटेट भी कर देते हैं, उसको जेल में भी रहना नहीं पड़ता है। और एक अगर छोटा आदमी खुदा न खास्ता उससे मोटरसाइकिल ही कहीं किसी से टकरा जाए और कुछ हो जाए, तो आप यकीन करें वो धक्के खाता रहता है और उसके लिए ना मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो पूरा हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये बुनियादी तौर पर जो हमारे ताकतवर तबके हैं इनके हाथों हाईजैक हो चुका है। अब इसमें आवाम के लिए कोई वो नहीं है, रेस्पाइट नहीं है, कहीं नहीं मौजूद। और इस सूरत हाल में, सूरत हाल इतनी भयानक है कि आप अगर जेलों में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो लोग जो जेलों में मौजूद हैं वो उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ जेलों में अपना वक्त काट चुके हैं जो उनकी अमली तौर पर उनकी सज़ा होनी चाहिए थी उस जुर्म की। जी, वो उनके इसलिए कि उनके मुकदमा चलते ही नहीं है जेलों में, अदालतों में, और इसके नतीजे में सूरत हाल ये हो गई है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल से लोग बेगुनाह अंदर हैं, उनके उसकी नौबत ही नहीं आती है मुकदमे चलने की, इसके नतीजे। तो इसलिए ये पूरा जो हमारा कानूनी सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, ये ताकतवर तबकात के हाथ में हाईजैक हो चुका है। सिस्टम की भी बात कर रहे थे, ये एक्चुअली क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि सिस्टम की बातें होती हैं, सिस्टम बेसिकली है क्या? सिस्टम के तहत सारे काम होते हैं, सिस्टम होगा तो जो है वो काम आगे आपके बढ़ेंगे। सिस्टम के तहत जो है आपने सुनने में आता है कि आपने अगर जो है अपना एक लीगल काम नहीं कराना तो उसको आपने सिस्टम के थ्रू कराना, तो बेसिकली सिस्टम है क्या? व्हाट इज सिस्टम? देखिए, देखिए कानून क्यों बनाया जाता है? कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो माशरे के पिसे हुए और मजलूम तबके हैं उनकी दादरसी हो सके, क्योंकि जो ताकतवर लोग होते हैं वो तो हर माशरे में, हर सोसाइटी में चाहते हैं कि वो बालादस्त हो जाएं और हर एक का हक गसब कर लें। सारी दुनिया में ऐसा होता है, इसलिए कानून बनाया जाता है कि वो लोग जो मजलूम हैं उनके ऊपर ज्यादती हो तो कानून उनकी मदद करे। और अब हुआ ये है कि ओवर द पीरियड ये जो हमारा ताकतवर तबका है, इसने जहाँ दीगर माशरे के, सोसाइटी के बड़े बड़े हिस्सों पे को कैप्चर कर लिया है, इसी तरह इसने कानून को भी, अदालत को भी, पूरे कानूनी निज़ाम को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। ताकतवर लोगों से मुराद मतलब कौन ताकतवर लोग हैं? सरमायादार, जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है, जिसके पास ओहदा है वो ताकतवर है, जिसके पास
इससे बढ़ के आगे चले जाएं तो हुकूमत है, वो ताकतवर है, उससे और ऊपर चले जाएं तो जो उनके ऊपर है वो ताकतवर है। यहाँ तो ज़ाहिर ताकत का निज़ाम, और हर छोटी ताकत बड़ी ताकत को सलाम करती है। यानी जो जिन ताकतवर लोगों की हम बात करते हैं सरमाए के बूते पर ताकतवर है, वो जब उनसे बड़ा कोई ताकतवर आता है तो वो उसके नीचे जो है वो दब जाते हैं। जो उनसे बड़ा ताकतवर, जो सबसे बड़ा ताकतवर है, वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर के सामने खड़ा होता है तो हाथ बांध के खड़ा होता है। ये है बेसिकली सिस्टम, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम को हमने फॉलो करना है एनी हाउ। हमें इसको तोड़ना है, तोड़ना है। अगर अवाम चाहते हैं कि उनको रेस्पाइट मिले, अवाम चाहते हैं कि उनको सहूलत मिले, तो उनको इस निज़ाम को ब्रेक करना पड़ेगा। और इस निज़ाम को ब्रेक करने की एक ही सूरत है कि वो मिलकर जद्दोजहद करें। जितने मजलूम हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है, उनकी कोई ज़बान नहीं होती है। मजलूम एक है, वो औरत हो, वो मर्द हो, वो मजदूर हो या वो कारखाने वाला हो, जिसके साथ भी जुल्म हो, वो एक जगह खड़ा हो। सारे मजलूम एक जगह खड़े हो, वो मिलकर इन ताकतवरों के खिलाफ जद्दोजहद करें। दुनिया में इसी तरह होता है, और इस जद्दोजहद के नतीजे में चीज़ें बदलती हैं। बगैर जद्दोजहद के नतीजे में तो मैं और आप बात कर सकते हैं कि कल बच्ची हमारी वहाँ शहीद हो गई, परसों हमारा डंपर के नीचे आके बच्चा वहाँ मर गया, अतरसों जो है बस के नीचे आके वहाँ मर गया। लेकिन जुल्म की जो शक्लें सोसाइटी में हो सकती हैं वो इस सोसाइटी में मौजूद है। आपने के इलेक्ट्रिक की बात की थी, आप देखते चले जाइए कौन सा इदारा है जो इन मजलूमों के ऊपर जुल्म नहीं ढाता है, जो आम आवाम है इसके ऊपर जुल्म नहीं। कौन सा इदारा है? वो पुलिस हो, वो के इलेक्ट्रिक हो, वो SSGC हो। जिस जगह से आवाम को सहूलत मिलनी है वहाँ से आवाम को सहूलत नहीं मिलती, बल्कि आवाम उन इदारों के हाथों जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, ख्वार होते हैं। ये निज़ाम बन चुका है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक में तो खैर बहुत सुविधाएं हुआ है। आपको पता है यहाँ पे जो प्रॉपर बिल पे करते हैं, जो पेड एरियाज़ हैं, उनको भी जो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अफसोस करने हमारे ज़ाहिर हुकूमती इदारों के इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है वो नोटिस लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ जमात इस्लामी की, वो तो करती आई है, इस पर हमेशा आवाज़ उठाती आई है, लेकिन और इदारे क्यों नहीं, और हमारी हुकूमती नुमाइंदे क्यों नहीं इस पर बात करते हैं? देखिए, आप इसको समझें कि पूरे पाकिस्तान में किस जगह, किस शहर में बिजली जो है वो प्राइवेटाइज हुई? सही, बिजली तो एक यूटिलिटी है ना, आवाम की एक सहूलत है। पूरे मुल्क में कहाँ ये पब्लिक यूटिलिटी प्राइवेटाइज हुई? सिर्फ कराची में हुई। कराची एक ऐसी तजर्बेगाह है कि इसमें जो चाहो कर गुजरो, यहाँ का कोई पुरसाने वाली। इसलिए सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर कराची है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता कराची है, तो फिर इसके बावजूद क्यों? इसलिए कि इसकी सियासी नुमाइंदगी वीक है। टैक्सेस हम सबसे ज्यादा देते हैं। इसकी वजह यह है कि जो सियासी नुमाइंदे हैं ना यहाँ से जो होते रहे, वो हमारे ताकतवर तबकों के साथ मिलके अवाम को मिल्क करते रहे, अवाम को जो है ना लूट खसोट करते रहे, अवाम को उन्होंने जो है ना बेदस्तोपा छोड़ दिया। देखिए, हमारे पास अगर आप देखें नुमाइंदगी किस किस की रही, हमारे पास यहाँ पे नुमाइंदगी रही है MQM की। MQM के इलेक्ट्रिक में MQM के बड़े बड़े लोगों के बच्चे मुलाजिम रहे, बड़े बड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जी बड़े बड़े लोग हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। अच्छा। इसके नतीजे में अब आप उनसे क्या किस तरह के? इस तरह के कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक में ये कह दिया कि अब से हम जो है ना खुद से सर्विसिंग नहीं करेंगे, हम अपनी वो जो गाड़ियां हैं वो हम खुद नहीं बनाएंगे, हम जो लास्ट माइल सोल्यूशन है वो हम नहीं देंगे, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स MQM के बड़े बड़े लोगों के अपने लोग थे। अच्छा, मैं अपनी टीम से कहूँगी कि किसी MQM के हमारे कोई जो है नुमाइंदे, उनको MPA या किसी को लाइन पे लेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका भी हम इससे मौक़िफ़ लें। जी बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। लेकिन इसके नतीजे में हुआ क्या? इसके नतीजे में ये हुआ कि अवाम के ऊपर देखिए, जो आप कह रही हैं लोड शेडिंग होती है, आप अपने दाएं बाएं लोगों से पूछिए, वो 100% बिल पे करते हैं, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जिस PMT पे 90% से अबव ठीक रीपेमेंट होती है, उस जगह पे के इलेक्ट्रिक के ही लोग पैसे लेके कुंडे लगवाते हैं, और उसके नतीजे में उसके ऊपर लोड ज्यादा आता है, वो 90% नीचे आता है। कहते हैं जी यहाँ तो अब हो गया, मसला हो गया, अब तो हमें यहाँ लोड शेडिंग करनी पड़ी। जितनी जगह कुंडा चल रहा है, हमारी जितनी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ कुंडे चलते हैं, जितने हमारी जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे ये कुंडे चलाते हैं। इसके नतीजे में होता क्या है, वहाँ पे लाखों रुपए के बिल हो गए। लेकिन जो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो कराची के पोश एरियाज हैं, तो वहाँ पे भी मुसलसल लोड शेडिंग और कई कई घंटों की लोड शेडिंग है। ये इनका मसला ये है कि इन्होंने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदल दिया है। पहले वो था, उसका था कॉपर का होता था, इन्होंने जो है वो बदल के उसको दूसरे उस पर ले गए मेटल पे, जिसके नतीजे में जब गर्मी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोड आता है, वो ट्रिप कर जाता है। उसके नतीजे में इनको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। मसला बिजली के ना होने का नहीं है, मसला दो है सिर्फ। एक मसला बिजली की चोरी का है, जो के इलेक्ट्रिक और हमारी जो पिछली सियासी माफिया थी,
वो मिलके लोगों को कुंडे देती थी। एक मसला ये है, और दूसरा मसला इनके इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही नहीं करते। कोई नहीं है जो आके बैठ के ये देखे और इनको ऑडिट करे और इनको बताए, इनसे पूछे कि के इलेक्ट्रिक ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने के लिए कितने पैसे क्या वादा किया था और क्या उन्होंने खर्च किया। कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए कि सब हैंड इन ग्लव्स साथ हैं के इलेक्ट्रिक के। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो इदारे जिनसे आवाम को सहूलत मिलनी थी, वो सारे वो जो इदारे हैं आहिस्ता आहिस्ता हाईजैक हो गए। अच्छा जी हाँ, मैं अभी देख रही थी बिल जब आता है मंथली आपके घर पे, तो हमने देखा होगा इसमें एक स्ट्रीट पोल का भी एक टैक्स होता है जो कि वो आपने पे करना होता है, जबकि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट पोल्स है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं। जी हाँ, तो उसका हम टैक्स देखिए ना, सपोजिटली किस मत में दे रहे हैं? अगर आप टैक्स देखना शुरू करें तो उसमें तो 6 टैक्स हैं। अब तो जो बल्दिया उज़्मा कराची है वो भी एक टैक्स उसके जरिए से लेना शुरू कर दिया उन्होंने। सवाल ये है कि बल्दिया अवाम से तो आप टैक्स अवाम से तो टैक्स आप ले रहे हैं, यानी कराची जो है वो सिंध के बजट का 90% कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर 90% करता है तो आप उसको देते कितने हैं, कितना वापस देते हैं? आपको पता है कराची की जो आबादी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कराची की जो आबादी है जो सेंसस में गिनी गई है वो 2 करोड़ है तकरीबन। अभी जो आखिरी सेंसस हुई थी, जिसको पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने, दोनों ने मिलके, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ने मिलकर उसको नोटिफाई करवाया और एक्सेप्ट किया। इस चीज को लेके तो नाराज नजर आई है। वो तो हमेशा नाराज, वो तो हमेशा ये करते हैं, पीछे डील करते हैं और सामने आके नाराज होते रहते हैं, उनका तो तरीकाकार यही है। इन दोनों ने मिलकर उसको नोटिफाई किया। आपको पता है कराची की आबादी आज जो सब कहते हैं, यानी हम नहीं कहते, जो यूएनडीपी कहता है, जो वर्ल्ड बैंक बताता है, जो दीगर सर्वे बताते हैं, वो 3 करोड़ से कम नहीं। यानी आपने 33% कराची की आबादी को कम काउंट किया। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि यहाँ की सूबाई असेंबली की सीट्स कम हो गई, जो सपोजिटली यहाँ पे तकरीबन 50% हो जानी चाहिए। पूरे सिंध की आबादी है तकरीबन 5.5 करोड़। इस 5.5 करोड़ में से अगर 3 करोड़ कराची है तो भाई मेजॉरिटी तो कराची की सीट्स होंगी ना। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा तो नहीं है, कराची में तो मेजॉरिटी सीट्स नहीं है, इसलिए ये सब मिलके साजबाज करते हैं और कराची को कुछ ना देने के लिए कराची की जो है ना वो जो हक है उसको मारते हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कराची के हवाले से ये बात तय हो चुकी है कि कराची को रिलीफ देने की कोई भी सूरत अब हमें ना तो जो हमारा फेडरल बजट है उसमें रखी जाएगी, ना जो है हमारा प्रोविंशियल बजट उसमें रखी जाएगी। क्यों? आप देख लें, प्रोविंशियल बजट में आप कराची को दी जाने वाली जो वो है स्कीम्स हैं उनको आप उठा के देखिए, वो बमुश्किल 20% भी नहीं बनती है, 20% भी नहीं बनती है। अच्छा, और जो अभी इन्होंने जो स्कीम नई लॉन्च की, अब आप देखिए कितना बड़ा तमाशा है। कल के अखबार में आप उठा के देखिए, कल मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से आया है कि हम 28 करोड़ रुपए से पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। बिल्कुल, मैंने देखा। आप मुझे बताइए 28 करोड़ रुपए से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सकता है? 28 करोड़ रुपए से तो एक टाउन की भी सड़कें आधी भी नहीं बन सकती। एक टाउन की, 25 टाउन में से एक टाउन की सड़कें भी, हर सड़क टूटी हुई। ये क्या कर रहे हैं? बकौल मुर्तज़ा वहाब के जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ से कई टाइम पहले, महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन जो आप लोगों की 9 टाउन्स हैं जमात इस्लामी के, जी 9 टाउन, उनको 8 से 10 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक मिल चुके हैं। तो अरब 10 अरब मिल चुके हैं। तो ये जो है वो अरबों में, जहाँ पे इन्होंने बात की कि उसके बावजूद भी कराची में काम उस तरह से नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो ये 28 करोड़ में कैसे कराची का काम करेंगे? ये जो इन्होंने बात की थी ना, ये बात बहुत, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और देखिए ये इन्होंने, ये देखिए इनका काम है मिसलीड करना। खुद तो आपने कुछ करना नहीं है, आप जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो उनको भी आप उनके बारे में आवाम को मिसलीड करें। ये हर महीने, मैं आपको एक टाउन की छोटे से मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे नाज़िमाबाद टाउन है, नाज़िमाबाद टाउन को ये 11-11.5 करोड़ रुपए हर महीने देते हैं OZT के फंड। उसमें से 9.5 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़, उसमें से 9.5 करोड़ रुपए तनख्वाह में चले जाते हैं। तो कितने बचे? आप 2 करोड़ रुपए से टाउन चलाएंगी? 2 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि अगर 12 महीने जो अभी मेरे ख्याल से हाउस कलेक्शन टैक्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, वो अलग है, वो तो अलग आएगा ना, वो तो अलग से। हाँ। मैं बता रहा हूँ जिस OZT को ये कह रहे हैं कि हमने 9 अरब रुपए दिए हैं, उस 9 अरब रुपए का हाल ये है कि हर महीने आप 12 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसमें से 9-9.5 करोड़ रुपए तो निकल जाते हैं उस सैलरीज के। तो इसका मतलब है यूसी के भी आप लोगों ने देने होते हैं। यूसी को ये देते हैं। अच्छा, यूसी को 12 लाख रुपए देते हैं, उसमें से 7.5-8 लाख रुपए चले जाते हैं यूसी की तनख्वाहों में। 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए हर यूसी को देते हैं कि जी आप काम करा लीजिए। एक यूसी में जिसमें 2-2.5 लाख लोग रहते हैं,
उसमें उसका काम कराने के लिए आप 4 लाख रुपए से काम कराएंगे। और सूरत हाल ये है कि पूरा जो इसका सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, हर जगह से गटर उबलते रहते हैं, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सोलीट हो चुका है। ये खुद अब पानी की सप्लाई जो है वो कम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर से छोड़े तो आए दिन इनकी बड़ी बड़ी लाइन जो है वो बैठती रहती हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते नहीं। बिल्कुल, मैंने अभी अपने खास से प्रोग्राम से पहले जब मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल देखें, अभी इतना पानी है कि मतलब आधी आधी गाड़ियाँ वहाँ पे डूबी हुई हैं, बहुत बुरी हाल है। हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी रोड का जो बीआरटी की वजह से बैठ जाती है, पता चला बीआरटी ने कोई सुराख कर दिया, पता चला इन्होंने कोई खुद से कोई वहाँ पे प्रेशर ज्यादा दिया, वो पाइपलाइन फट गई, किसी दिन कोई मसला हो गया, हर थोड़े दिन के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाता है। इसके बैठने की वजह क्या है? इसलिए कि एज ओल्ड हो चुका है, ये इस 40-40, 50-50 साल पुरानी लाइन है जो पड़ी हुई है, इसको बदलने का इनके पास कोई मंसूबा ही नहीं। ये ना पैसे देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना पैसे डालना चाहते हैं। 1 ट्रिलियन रुपया जो है वो हर साल सिंध गवर्नमेंट के पास आता है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए, जिसको इनको डेवलपमेंट पे करना चाहिए। 1 ट्रिलियन जी टैक्स कलेक्शन की मद में जो 1 ट्रिलियन रुपया रखते हैं खुद, उसमें से कराची को क्या मिलता है? कराची तो छोड़े, पूरे सिंध को कहाँ लगता है वो पैसा, जरा बताइए। अगर ये चले कराची को नहीं बना रहे होते तो ये पैसा कराची में नहीं लगा, तो पूरे सिंध में जहाँ लगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए हैदराबाद, आप बदतरीन सूरत हाल है हैदराबाद की। सक्कर के आप जरा चले जाइए, सक्कर जो शहर है छोटा सा, बस उस वहां तक तो सूरत हाल ठीक है, इसके बाहर की सूरत हाल क्या है? नहीं, जब हम बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी हमें प्रोजेक्ट गिनवाती है अपने। उन्होंने NICVD दिया, उन्होंने जो है वो इशारा भुट्टो दिया, उन्होंने जो है वो कौन सा इशारा भुट्टो तो बह गई, क्या नाम है, पहली बारिश में बह गई PRT के साथ ये जो अभी काम कर रहे हैं, फिर रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ये सारी वो गिनवाते हैं, ये उन्होंने सारी चीजें दी हैं। बस देखें, ये तो गिनवाने को तो बहुत कुछ है। लेकिन आप क्या समझते हैं, मतलब ये वाले प्रोजेक्ट्स कराची के लिए ज्यादा बेनिफिशियल थे, या फिर आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते, कराची की सड़कों के ऊपर काम करते, इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है नहीं कर रहे? देखिए ना, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मेरे ख्याल से आपको बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए था, पहले आप सड़कें तो बेहतर कर लेते। मेरा सवाल हमेशा ये रहता है। देखें, ये तो इनका प्रोजेक्ट है ही नहीं, BRT जो है ये तो फेडरल का प्रोजेक्ट है, तो फेडरल पैसे दे रहे हैं ना, आप अपने पैसों से क्या कर रहे हैं? लेकिन ये क्लिक के साथ मिलके मेरे ख्याल से जो उन्होंने कंटिन्यू करना था उन्होंने आधा किया, उसके बाद तो ये कर रहे हैं ना। नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये वो उन्हीं का ही पैसा है, वही लग रहा है, फेडरल का पैसा है, फेडरल में लग रहा है। इन्होंने कुछ उसमें चीजें फर्दर ऐड की हैं, छोटे छोटे से पैसेजेस, उन पैसेजेस की फाइनेंसिंग ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्लिक के थ्रू कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी लोन है, वो भी लोन पे करेंगे वर्ल्ड बैंक। तो जो बात है असल में वो ये है कि हमारा सवाल तो ये है, बल्कि अब सवाल नहीं, अब तो ये कंक्लूजन है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस तो समझे फेल हो चुकी, और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया है कि उनको गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ उनको आती नहीं है, उनका फोटे है ही नहीं, वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो पूरे सिंध को और उसके बजट को और ये NFC अवार्ड के बाद जो इनके पास पैसे आते हैं वहाँ से, उसको एक खाने पीने का जरिया समझते हैं। उसमें से कुछ चीजें कॉस्मेटिकली कर देते हैं, जी हमने NICVD कर दिया, हमने ये के ऊपर भी सवाल उठने लगा है कि उन्होंने कटौती करके दे रहे हैं, तो क्यों ना करें वो? भाई आप मुझे बताइए, अगर आपको पैसे दिए जाए, मुझे पैसे दिए जाएं और मैं नीचे लूंगा, एक PFC अवार्ड उसके बाद होना चाहिए था। ये नहीं है कि जब आपको जिस तरह मरकज ने आपको पैसे दिए, इस तरह अब आप उसको नीचे मजीद वो करें, नीचे तक पहुंचाएं उस पैसे को। वो प्रोविंशियल आपको जो है ना PFC बनाना चाहिए था, उसके जरिए आपको नीचे हर शहरों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था पैसे को, वो आपने किया ही नहीं। PFC तो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ, उसका इजलास ही कोई नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो इसके अभी तक नहीं हुआ? अभी तक तो इसके नतीजे पहले तो मिला होगा ना? नहीं भाई, NFC से तो पैसा आ गया, कितने सालों से नहीं मिला PFC? आज तक नहीं हुआ, आज तक मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट हुआ ही नहीं, एक दफा भी इजलास नहीं हुआ PFC। अब आप नहीं, वो उन्होंने फॉर्म ही नहीं किया PFC। भाई PFC तो कमीशन है ना जो बनेगा। ये तो मेरे पास तो अक्सर आके इस चीज का बड़ा दावा करके जाते पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, PFC तो मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? आप उनसे कहें डिटेल दें हमें, आप कहाँ कर रहे हैं? आप जितनी स्कीम्स ये बनाते हैं, ये खुद बैठ के बनाते हैं, इनके वज़रा बैठ के बना देते हैं। पहले वो सईद गनी साहब बैठ के बनाते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब ये पीपल्स पार्टी वालों को भी एहसास हो गया कि सईद गनी साहब जो हैं वो तो किसी काम के नहीं, उन्होंने अब उनको बदल के दूसरे साहब को लाए, या उनका अब दूसरे साहब की बारी है कुछ खाने कमाने की, तो अब उनको लगाया। नासिर खान शाह मुझे लगता है कि मतलब वो थोड़े सिंसियरिटी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं पीपल्स पार्टी की का जो वो है हिस्ट्री है, वो हमें बताती है कि उन्होंने किसी के लिए कोई उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं, अलावा बातें, अच्छे नारे, अच्छे गुफ्तगू, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बद से बदतर, यानी आप चले कह सकते हैं पंजाब की जो सूरत हाल है वहाँ भी बड़ी करप्शन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप जैसे ही सादकाबाद क्रॉस करके सादकाबाद में एंटर हो सिंध की बॉर्डर के बाद, आपको अंदाजा होता है कि यार ये तो बिल्कुल दूसरी दुनिया है।
इसलिए ये वजह नहीं कि ये आज के जो हुक्मरान है वो ठीक बैठे हैं, लेकिन असल में बात ये है कि वहाँ कोई कंसिस्टेंसी तो है, लोग तो वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा आप देखिए ना, अभी मैंने अपने प्रोग्राम में लास्ट वीक मैंने जिक्र किया था इस हवाले से, जब बात होती है पंजाब की कंपैरिजन की बात होती है, बल्कि अभी आपने देखा था कि बीच में एक दूसरे की तनकीद चल रही थी। अच्छा तनकीद से इसलाह नहीं होती है, यहाँ पे भी तनकीद ही चल रही होती है। बात हो रही थी वहाँ की सीएम साहिबा के हवाले से कि मतलब वो उनकी कारकर्दगी, मतलब अगर आप माने तो जनरली बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, मतलब उनके पास भी वही महदूद बजट होगा, उस बजट के साथ अगर वो काम कर रही हैं तो मतलब हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे भी इनकी हुकूमत है, मेयर इनका है, मिनिस्टर्स हैं इनके पास, तो फिर क्योंकि सवाल निशान तो यहाँ पे भी बहुत चीज़ों में पैदा होता है ना। तो जब यहाँ पे बात हुई कंपैरिजन करना नहीं चाहते 45 डेज, देखिए हम तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हम बिल्कुल इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची समेत पूरे सिंध को इसी कचरे के ढेर में रखना चाहती है, इनका तो, इसके अलावा कोई मंसूबा नहीं। और जमातें क्यों नहीं इसकी पर आवाज़ उठा रही हैं, मतलब जमात इस्लामी हो गई है और एमकेएम हो गया, आप लोग मुश्तरका एक मीटिंग करें, इस हवाले से बात करें ना। मतलब कराची के हम कब तक गंदी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल, पीने का साफ पानी नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूल्स का निज़ाम कितना बुरा है, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं कराची में, जो रोशनियों को शहर कहलाया जाता था कराची, आज उसकी रोशनियाँ भी खत्म हो गई हैं। वही मैंने स्ट्रीट लाइट्स की आपसे बात की कि उसके टैक्सेस हम देते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हमें मैसर नहीं है। कितने एक्सीडेंट्स की वजह जो है वो लाइट ना होने की वजह से भी होते हैं। तो हम कब तक ये सारी चीज़ें फेस करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जब इस तरह का माहौल हो तो उसमें फिर ज़ाहिर है सियासी जमातों को मिल के जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ज़ाहिर है, हम जब पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं सामने, इसमें ये होता है कि भाई यहाँ पॉलिटिकली लोग कौन मौजूद हैं। अगर आपने जैसे बात की एमक्यूएम की, एमक्यूएम को अभी जो इलेक्शन हुए पिछले साल जनवरी 2024 के, एमक्यूएम को 10% वोट भी नहीं पड़े और उनको सारी सीटें दे दी गई फॉर्म 47 के ऊपर। उनको यानी उनके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते थे कि वही सीटें ले सकते। वो लोग जो मतलब अपने घरों को जाके सो गए थे, उनको मालूम था हम तो जीते। यानी एक पोलिंग स्टेशन जो किसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ना जीता हो, उसको 5-5 और 3-3 हज़ार वोट पड़े, उसको आपने बढ़ा के 40,000, 45,000 और 50,000 कर दिया। मतलब वो तो इस बात को कहते हैं कि हमने हमारे जाने, ये सब जानते हैं, ये तो अब ओपन सीक्रेट है, वो आप नहीं जानते तो एक अलग बात है, लेकिन ये सब जानते हैं। मैं फिर बहुत मासूम है, इसलिए मुझे नहीं पता। नहीं, आपको जानना चाहिए। तो इसलिए वो तो हाँ, जो अभी हमें नजर आ रहे जो प्रेजेंट एमपी है, जो एमएनएज हैं, जाहिर हमें तो वही पता चल रहा है कि भाई यही है, या ऑथेंटिक वोट्स के साथ जब पब्लिक। मैं तो इससे बढ़ के एक बात और करना चाहता हूँ, मैं तो इससे आगे बढ़ के एक बात और करना चाहता हूँ, वो ये कि जो पीपल्स पार्टी की सीट्स हैं ये कैसे हासिल की जाती है। आप जरा क्रॉस करें, ये जो हैदराबाद है इससे जरा सा आगे चलिए। इसके बाद जो निज़ाम है पूरा, वो आज से 100-150 साल पुराना निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम, जिसमें अभी भी जिसमें वडेरा जो है अपने लैंड का ओनर है, उसमें जितने लोग रहते हैं वो उसकी मर्जी के अलावा वोट नहीं दे सकते। अच्छा? बड़ा वडेरा छोटे वडेरे को खरीदता है, उससे बड़ा वडेरा उसको खरीदता है और इसी नतीजे में वो इलेक्शन जीत जाता है। जो एक वडेरे के अंडर रहने वाले लोग हैं, उनके शनाख्ती कार्ड एक रात पहले सब आ जाते हैं, सब वोट डल जाते हैं एक रात पहले। प्रॉपर जाके आपने वोट अपना देना होता है। जी, आप जाके जरा देखिए वो क्या नहीं, वो तमाशा होता है बिल्कुल। सिंध में इलेक्शन, इससे में होने वाला इलेक्शन से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में कहीं नहीं होता जो सिंध के अंदर होता है। और ये होता है कराची में, इस बुनियाद पर। कराची में तो जो हुआ वो हमने देखा है, वो तो हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। लोग अपने फॉर्म 45 लिए बैठे रहे, हम कह रहे हैं भाई गिन लो। मैं आपको बताऊं, मैं नाज़ाबाद की सीट से मैं फॉर्म 45 पे मैं इलेक्टेड हूँ, जीत गया हूँ मैं एज एमपीए। जी, मैं जीत चुका हूँ। जमात इस्लामी की जो 7-8 सीट थी जिन पे जमात इस्लामी जीती थी, उनमें से एक सीट मेरी थी। आप यकीन कीजिए, हम एक फॉर्म 45 100% लेके बैठे हुए, जिसको जिताया है उसको 10% भी वोट नहीं पड़े। अभी आपकी सीट पे कौन एमपीए? एमपीए ताहा साहब है, उनको जिता दिया गया। जी, एमकेएम के। जी, ओके, वो उनको जिता दिया गया। तो उनके कितने वोट्स हैं? उनके तो मेरे ख्याल है 3-4 हज़ार वोट भी नहीं थे। अच्छा जी, उनको 35-40 हज़ार वोट देके जिता दिया गया। तो ये तो यहाँ हुआ है। ये जिताने वाले कौन होते हैं? ये बात बड़ी मुझे ना वो होते हैं जो इस मुल्क के सारे चीजों के मालिक हैं, वो हैं। मसलन हमारे मसलन मालिक तो अगर मैं बात करती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे सदर प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे सीएम हैं, या फिर अगर बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो हमारे मेयर आ जाते हैं। जो है ना, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो हकीकत में तो आपको नजर आ रहे हैं वजीर आजम साहब हमारे मुल्क के सरबराह है।
लेकिन अगर आप उनकी तस्वीर को गौर से देखें तो उनके पीछे आपको नजर आ जाएंगे उनके वो पीछे मुझे कायद-ए-आज़म का चेहरा नजर आता है कि नहीं, जो कायद उनका आज़म तो विजन बिल्कुल भी था, नहीं आता। कायद आज़म की उनका रूह तो बहुत विजन था, बेचैन है। क्योंकि उनके पीछे जो कुर्सी के पीछे जो तस्वीर कायद-ए-आज़म की होती है। बड़ी अच्छी बात एक साहब ने की कि ये जो पाकिस्तान में जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये दर हकीकत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की वो आंसू हैं जो वो धाड़े मार मार कर वहाँ रो रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं और रो रहे हैं और अपने मुल्क की हालत देख कर रो, इसके नतीजे में क्लाउड बर्स्ट होते हैं। यानी पाकिस्तान के को बनाने वाले ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा। नहीं ये बात जहाँ ताकत के जोर पे, आपकी गिरी करूंगी, जहाँ ताकत के जोर पे सबको, ये पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था जहाँ पे आज़ाद रियासत होए। उनका एक ख्वाब था कि मतलब आपका अपना, आपको आज़ादाना ज़िंदगी, आपके अपने प्रॉपर हुकूक के साथ आपको वो पाकिस्तान होना चाहिए। जब भी इतनी जद्दोजहद, इतनी जानों के नजराने दिए गए अवाम को, और तब जाके इतना खूबसूरत हमें मुल्क हासिल हुआ, इतनी कुर्बानियों के बाद जाके। लेकिन अफसोस कल में यही है, वही मैं आपसे बोलती कि कब तक हम ये सब चीज़ें फेस करते रहेंगे, कब तक हम जो है कराची को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे। कोई एक जमात भी मुझे ऐसी नज़र नहीं आती है जो कराची को प्रॉपर ओन करे। देखिए मसला जो है ना वो कराची का तो है, ये तो बात दुरुस्त है, और कराची तो समझे अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है हर तरह से, हर यानी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लिविंग कंडीशंस हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ की सूरत हाल है, इस हवाले से जो इंसाफ और कानून जिस तरह उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिस तरह हमारे ऊपर गवर्नेंस है, इस लिहाज से तो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन सूरत हाल सिर्फ कराची का ही मसला नहीं है, सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में ख़राब हो चुकी है। भाई देखिए पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया, भाई हम भी, हमारे जो आबादार थे, हम दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से हमारे वालिद वालिदैन वहाँ से हिजरत करके आए। उन्होंने क्यों छोड़ा था, भाई वहाँ तो बहुत अच्छी तरह रहते थे, वो तो सबको छोड़ छाड़ के यहाँ आके एक कमरे के क्वार्टर में आके उन्होंने ज़िंदगी शुरू की थी, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की। क्यों? आज़ादी के लिए, कि जहाँ उनको इज्जत मिलेगी, जहाँ उनके बच्चों को आज़ादी के साथ तालीम मिलेगी, जहाँ उनको बराबर के मौके मैसर होंगे, जहाँ उनको थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पे नहीं देखा जाएगा, जहाँ उनको इस बात की आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान चुनेंगे और जिस तरह चाहेंगे उस मुल्क को चलाएंगे, जो आवाम की एस्पिरेशन होंगी उसकी बुनियाद पर हुकूमत चलेगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट हो गया, यहाँ तो एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया, एक तबके ने, और उसने अपनी ताकत के बूते पर 1958 के बाद से बिल्कुल एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत कर दिया है कि हम हैरान और परेशान आवाम खड़े हैं। आवाम परेशान है कि भाई हमें ना इंसाफ मिलता है, आप अदालत में चले जाएं, आपने जैसे शुरू में बात की थी, आप बच्ची ने खुद ही वापस ले लिया, बच्ची घर वालों ने कि भाई हमें माफ़ कर देते हैं हम, क्योंकि हम तो जाके धक्के नहीं खा सकते इनके। जो आदमी हक पर होता है, इंसाफ मिलते भी जो गुजर जाती बिल्कुल है। जो आदमी हक पर होता है ना उसको इंसाफ नहीं मिलता। मैं बिल्कुल इस वाक़े से मुझे कनेक्टेड एक और वाक़या याद आया, बल्कि मेरे ख्याल से आपको ही पता होगा कि एक 1985 की अगर मैं बात करूँ, 15 अप्रैल जो है बुशरा ज़ैदी का जब वाक़या हुआ था, तो ये भी कुछ उस तरह से कनेक्टेड एक वाक़या है कि मतलब वो भी एक मिनी बसेस की रेस की जद में आके वो बच्ची जो है वो जाम आग हो गई थी, और उसके घर वालों ने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा बजाया, हर जगह पर उन्होंने दस्तक दी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसाफ आज तक मिल पाया। उन्होंने कराची छोड़ दिया, अब ये नहीं पता कि कराची से कहाँ वो लापता हैं या कहाँ रूपोश ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। मतलब लोग यहाँ पे इंसाफ मांगते मांगते खुद ही सवाल बन जाते हैं कि मतलब हमने ऐसा क्या किया था कि हम ही अब अपनी ज़िंदगी जो है लोग हाथ जोड़ के इंतजाम के आगे और चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये जो आपने बुशरा ज़ैदी वाले केस की बात की, देखिए ये बहुत अहम है, और ये हुक्मरानों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए जो सामने बैठे हैं और उन हुक्मरानों के लिए भी जो पसे आईना मौजूद है, उनके लिए भी एक सबक है। देखिए आवाम को दीवार से लगाने की एक लिमिट होती है, सही बात है। अगर वो लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर क्या होता है। बुशरा ज़ैदी वाला वाक़या क्या हुआ था, बुशरा ज़ैदी के बाद लोग खुद सड़कों पे आ गए और फिर लोगों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। वो एक अलग बात है कि फिर उसके नतीजे में लोग लिसानियत की तरफ चले गए और कराची में रहने वाले लोग हर एक से लड़ते रहे, पहले पठानों से, फिर सिंधियों से, फिर पता नहीं किन किन से लड़े, आपस में भी लड़े और पूरे अपना ही चेहरा घोड़ लिया, बिगाड़ लिया, वो तो एक अलग बात। लेकिन ये जो वाक़यात होते हैं ये किसी बड़े वाक़े की तरफ पूरी कौम को धकेल सकते हैं। इससे हमें सबक सीखना चाहिए था, ना कि हम इस तरह के वाक़यात जो है वो पैदर पे होते हुए देखते रहें और चुप करके हम बैठे रहें कि उनके पर आगे और कितने वाक़यात और किस तरह से और हमने जो अपनी लाश अपने बच्चों की उठानी है। इस पर हमारे हुक्मरानों को जो है ज़ाहिर सी बातें नज़रसानी करनी चाहिए। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो इंतहा है हर चीज़ की, वो उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि आवाम के ऊपर जो आपने जुल्म और जबर मुसल्लत किया हुआ है वो कब तक उसको बर्दाश्त। ये जो कहते हैं ना कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल, वो कौन सा होगा कि जब कैमल जो ऊँट है उसकी कमर टूट जाएगी,
यानी ये जो निज़ाम चल रहा है, बज़ाहिर आपको लगता है कि आपने लोगों को दबा लिया है ताकत से, उनको घरों को भेज दिया है, लोग दबक के बैठ गए हैं, डर गए हैं। ये इंसान जो है, इसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, और उसकी कौन सी सलाहियत किस वक्त बाहर आती है और वो किस तरह उस पर रिएक्ट करता है, ये हम में से किसी को नहीं मालूम है, खुद इंसान को नहीं मालूम है। सही बात है। तो ये जो इंसानों को हमने दीवार से लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और हम समझते हैं ताकत के जोर पे हम जो चाहेंगे मनवा लेंगे, हमें ना इंसाफ देंगे, ना इनको रोटी देंगे, ना इनकी मईशत ठीक करेंगे, और हम जिस तरह चाहेंगे हम जिंदगी गुजारेंगे। इसकी एक लिमिट है, और ये लिमिट अब इज अबाउट टू रीच, मुझे लगता है। और इसके नतीजे में फिर बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हो जाते हैं, जो हम अपने आसपास होते देखे, हमने जो बांग्लादेश में देखा, जैसे नेपाल में देखा। तो इसलिए लोगों को रिलीफ दीजिए, इन लोगों को हमारे सर पे से हटाइए, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद और बर्बादी को मुसल्लत किया हुआ है। जो पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप मौजूद है ना, इसको हटाएं हमारे ऊपर से, और उन लोगों को आने दें जो लोगों को रिलीफ दे सके। ठीक है, थैंक यू सो मच वजी हसन साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान नदास अपने इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।